फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम रिवाइज करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: जॉब वर्क, असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। तो कुर्सियां की पेटी बांध लो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, जल्दी 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 वो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो और फिर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राजा, जॉब वर्क। अब चैप्टर बहुत ईजी है और इसको और इजी बनाने के लिए हमने आपके लिए हैंड रिटन नोट जो हम क्लास में यूज करते हैं उससे रिवाइज करने का सोचा है। अब बहुत मजा आएगा, आप बस इसको ध्यान से देखना, सुनना। आपको ऐसा लगेगा सर क्या तो तीनों चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो गए। अब एक रहता है राजा प्रिंसिपल, एक रहता है जॉब वर्कर। प्रिंसिपल जॉब वर्कर को सामान भेजता है, उस सामान पे जॉब वर्कर कुछ काम करता है और फिर वापस से जॉब वर्कर प्रिंसिपल को वो सामान रिटर्न कर देता है। आप ऐसा समझोगे प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को शर्ट भेजी, उस शर्ट पे बटन लगाया गया, उस शर्ट पे थोड़ी डिजाइनिंग करी गई जॉब वर्कर के द्वारा और बटन और डिजाइनिंग करने के बाद जॉब वर्कर ने वो शर्ट वापस से प्रिंसिपल को भेज दी। डन। अब समझना ध्यान से, सर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को इनपुट सेंड करे, फिर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को कैपिटल गुड्स भी सेंड करे, फिर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्चर्स भी सेंड करे। अब जब ये सेंड कर रहे हैं तो कैसे सेंड करना है? क्या इनवॉइस बनाना है? तो लॉ मेकर ने बोला नहीं भाई, आपको डिलीवरी चालान प्लस ई वे बिल बनाना है। ई वे बिल का रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया। जॉब वर्कर के केस में अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है तो आपको वहां पे कंपलसरी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो डिलीवरी चालान और दूसरा आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। पहले हम क्या भेज रहे हैं? इनपुट्स भेज रहे हैं। जब हम इनपुट्स भेज रहे हैं ना, तो लॉ मेकर बोलता है कि भाई हम आपको एक टाइम लिमिट देंगे कि इतने समय में आपका इनपुट्स, आपका कैपिटल गुड्स वापस आ जाना चाहिए। मैं बोला ठीक है। इनपुट्स आपका 1 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए। जिस दिन आपने इनपुट्स जॉब वर्कर को भेजा उसके 1 साल के अंदर अंदर आपका इनपुट्स वापस आ जाना चाहिए। मैं बोला ये भी सही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आपका 3 साल के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए प्लस 2 साल। ये प्लस 1 ईयर और 2 साल आपको परमिशन के बाद ही मिलते हैं। मतलब राजा कैपिटल गुड्स विद इन 3 ईयर्स और प्लस 2 ईयर्स। मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्चर्स। ये मोल्ड, डाइस, जिग्स, फिक्चर्स यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। मतलब ये आ जाए तो बहुत अच्छा और नहीं भी आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे लॉ मेकर ने बोला सस्ते सामान है, इनका हम क्या ही करेंगे। ठीक है सर, अगर इनपुट्स 1 साल या कैपिटल गुड्स 3 साल के अंदर अंदर वापस नहीं आए तो उस केस में इसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर। क्या मान लेंगे? डीम्ड सप्लाई। हम ये मान लेंगे कि प्रिंसिपल भाई आपने ये जॉब वर्कर को बेचा। ठीक है सर। अब एक और डाउट आता है, सर कब से मानेंगे ये डीम्ड सप्लाई? जब से प्रिंसिपल ने भेजा या जब से जॉब वर्कर को मिला? तो मेरे भाई जब से इनपुट्स कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को भेजा, तो जब ये इनपुट्स कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को भेजा उस तारीख से मान लिया जाएगा आपका डीम्ड सप्लाई। दूसरी ये चीज है कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम जॉब वर्कर को भेजते नहीं है, हम किसी थर्ड पार्टी को बोलते हैं कि यार आप डायरेक्टली इनपुट्स कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ पहुंचा दो, बिल हमको दे देना। इसको ही बोलते हैं हम बिल टू शिप टू मॉडल। तो भैया बिलिंग तो प्रिंसिपल को आ रही है बट शिपिंग किसको हो रही है? जॉब वर्कर को। सर आईटीसी कौन लेगा? राजा मेरे आईटीसी तो प्रिंसिपल ही लेगा, क्योंकि बिल टू शिप टू मॉडल के केस में जिसको बिलिंग होती है उसी को हम मान लेते हैं कि डीम्ड गुड्स इसको मिला है। बट रियलिटी में डीम्ड गुड्स प्रिंसिपल को नहीं मिला, गुड्स किसको मिला है? जॉब वर्कर को मिला है। तो राजा मेरे बिल टू शिप टू के केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट तो हमारे प्रिंसिपल को ही मिलेगा। बट मुद्दा यह है कि सर अब बिल टू शिप टू में आपको 1 साल 3 साल कब से देखना है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब से जॉब वर्कर को रिसीव हुए वहां से आपको 1 साल और 3 साल देखना है। और जो डीम्ड सप्लाई भी माना जाएगा ना, वो डीम्ड सप्लाई भी डेट ऑफ रिसीवल ऑफ गुड्स बाय द जॉब वर्कर माना जाएगा।
तो जिस दिन जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हुए, बस वही डेट हो जाएगी हमारा डेट ऑफ रिसीवल ऑफ गुड्स बाय जॉब वर्कर। आया समझ में? तो जनरली तो अगर प्रिंसिपल गुड्स भेज रहा है तो प्रिंसिपल ने जब से भेजे वहां से आप 1 साल 3 साल देखो। अगर प्रिंसिपल नहीं भेज रहा है, प्रिंसिपल के बदले में कोई थर्ड पार्टी गुड्स भेज रही है, तो उस केस में जब जॉब वर्कर को रिसीव हो रहे हैं, वो रिसीवल का डेट से आपको 1 साल 3 साल देखना है। डन क्लास? बस इतनी सी बात है। अब सुनो ध्यान से। सर जी ये तो हमको समझ में आ गया, एक और चीज बता देता हूं। जॉब वर्कर प्रिंसिपल को क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है या सर्विसेज दे रहा है? राजा, जॉब वर्कर तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना प्रिंसिपल को, तो जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कब लेना है? अब सर्विसेज में सर 2 बातें होती है। अगर आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से बिजनेस करते हो तो जैसे ही आपका टर्नओवर 10 लाख क्रॉस करेगा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को छोड़ के आप कोई सी भी स्टेट से बिजनेस करते हो तो उस केस में आपको 20 लाख की लिमिट लगेगी, और फिर जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब सुनना ध्यान से। सर ये भी हमको समझ में आ गया। आओ देखिए भैया जॉब वर्क का प्रोसेस। सबसे पहले जॉब वर्क मतलब कि यार जॉब वर्कर आपके गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस कर रहा है, उसको बोलते हैं जॉब वर्क। ठीक है। सेक्शन 143 जॉब वर्क प्रोसीजर। 143 मतलब आई लव यू, वाओ। तो जॉब वर्क प्रोसीजर क्या होता है सर? सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनाया ना यार, वो इतना शानदार है। मतलब डायग्राम ये ICAI का है और हमारा जो डायग्राम है वो अलग जो हमने बनाया। अब ICAI का डायग्राम भी बहुत शानदार है यार। प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजे, अगर प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में वापस आ गए। प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट मतलब इनपुट्स 1 साल, कैपिटल गुड्स 3 साल, तो कोई टैक्स वैक्स की बातें नहीं होगी। दूसरी बात, सर अगर प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में वापस नहीं आए तो इसको हम डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। अच्छा, डीम्ड सप्लाई की डेट क्या होगी? वो डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है? एक तो इस बात पे डिपेंड करता है जब प्रिंसिपल ने गुड्स, अगर प्रिंसिपल ने ही गुड्स भेजे हैं तो जिस दिन प्रिंसिपल ने गुड्स भेजे वो तारीख डिपेंड करती है। और दूसरा, इनकेस अगर प्रिंसिपल ने भेजे नहीं, किसी थर्ड पार्टी ने भेजे, तो जिस दिन जॉब वर्कर को रिसीव हुआ वहां से अपने को देखना पड़ेगा, वो वाली तारीख हो जाएगी आपकी डेट ऑफ डीम्ड सप्लाई। ठीक है बस। और प्रिंसिपल हैज टू पे टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट 18%। अब एक और मुद्दा क्या होता है ना, ये गुड्स तो चले गए जॉब वर्कर के पास। अब जॉब वर्कर ने इस गुड्स के ऊपर कुछ काम वाम करा। अब यहाँ पे किसी कस्टमर को समझ में आ गए गुड्स, और कस्टमर ने बोला यार ये गुड्स तो बड़े जोरदार है, जॉब वर्कर एक काम करो ये गुड्स हमें दे दो। जॉब वर्कर बोलता है साहब ये गुड्स मेरे नहीं है, तो मेरे साहब जी के हैं, मेरे प्रिंसिपल के हैं, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। जॉब वर्कर ने फोन लगाया, बोले हेलो प्रिंसिपल, यहाँ पे ये कुछ गुड्स समझ में आ रहे हैं। जॉब वर्कर ने बोला ये कस्टमर को, तो प्रिंसिपल ने बोला हाँ हाँ भेज दो भेज दो। अब जॉब वर्कर ने तो गुड्स बेच दिए। डाउट ये आया कि ये किसका टर्नओवर, ये जॉब वर्कर का टर्नओवर माना जाएगा कि ये प्रिंसिपल का टर्नओवर माना जाएगा? भाई मेरे लॉ मेकर सिंपल सटीक बात बोलता है कि ये जो टर्नओवर है ना, ये आपके जॉब वर्कर का टर्नओवर नहीं माना जाएगा, ये आपके प्रिंसिपल का ही टर्नओवर माना जाएगा। आ रही है आपको बात समझ में? तो सर इन केस इफ जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से गुड्स बिक गया, तो आपको ये ध्यान रखना है ये किसका टर्नओवर है। ये टर्नओवर माना जाएगा प्रिंसिपल का। अगर एक्सपोर्ट करा है तो नो टैक्स, और अगर इंडिया में ही सप्लाई करा है तो प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, सर जॉब वर्कर ने इस गुड्स के ऊपर कुछ काम करा, गुड्स प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट पे वापस आ गए, और प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में वापस आने के बाद अब एक्सपोर्ट करा तो कोई टैक्स नहीं, और अगर इंडिया में ही सप्लाई करा तो प्रिंसिपल को टैक्स पे करना पड़ेगा। आया समझ में? बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। अब सुनो ध्यान से। सर क्रेडिट कौन लेगा? तो ये तो हमारा पहले ही डिस्कशन हो चुका है कि क्रेडिट हमेशा प्रिंसिपल ही लेगा। तो जो भी गुड्स भले जॉब वर्कर को मिले हैं, क्रेडिट तो हमेशा प्रिंसिपल ही लेगा।
ठीक है। सो गुड्स डायरेक्टली जॉब वर्कर को चले गए तो भी क्रेडिट प्रिंसिपल ही लेगा, और प्रिंसिपल को सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। जॉब वर्कर को कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। डन। सर टाइम लिमिट इनपुट्स का 1 साल एक्सटेंडेबल बाय अनादर 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स का 3 इयर्स एक्सटेंडेबल बाय अनादर 2 इयर्स। कहां से देखना है ये? जब से आपने भेजा तब से देखना है, या जब से जॉब वर्कर को रिसीव हुआ, तो डिपेंड करता है। अगर आपने भेजा तो आपने जब से भेजा, बट अगर आपने किसी और से भिजवाया तो जब जॉब वर्कर को मिला वहां से आपको ये टाइम लिमिट देखना पड़ेगा। मोल्ड डाइस जेक्स फिक्चर्स में ये वाला टाइम लिमिट नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर टाइमलाइंस के साथ कंप्लाई नहीं करा तो गुड्स विल बी डीम्ड टू हैव बीन सप्लाइड टू द जॉब वर्कर ऑन द डे दे वर सेंट आउट। खत्म बात, हो गई कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो सेक्शन 143 है ना, इसी को मैंने आपको शॉर्ट करके बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। दो पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूं। अब सुनो ध्यान से, ये 2 पॉइंट कौन कौन से। सबसे पहले ये बोलते हैं कि भाई प्रिंसिपल, आप जॉब वर्कर की प्लेस से गुड सप्लाई नहीं कर सकते। आप जॉब वर्कर की प्लेस से गुड सप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपने जॉब वर्कर की प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं कराओ। मतलब अगर आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इन केस अगर आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर नहीं करा है तो भैया दिक्कत की बात हो जाएगी। अच्छा सर, एक और चीज, 2 एक्सेप्शन है। इन 2 एक्सेप्शन में आप जॉब वर्कर के यहां से गुड सप्लाई कर सकते हो विदाउट डिक्लेयरिंग द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सर ये कौन से 2 एक्सेप्शन है? पहला, इन केस अगर जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है, तो भैया अगर जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है तो आपको जॉब वर्कर के प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताने की जरूरत नहीं है। और इन केस अगर प्रिंसिपल वो गुड सप्लाई कर रहा है दैट आर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, तो इन केस प्रिंसिपल इज इंगेज्ड इन सप्लाइंग दैट गुड्स दैट आर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, तो वहां पे भी ये वाला क्लॉज नहीं लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में? बस इतनी सी बात है। और हाँ सर एक बात बताओ, वेस्ट स्क्रैप ये सब भी तो जनरेट होगा जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस पे, तो ये जो वेस्ट और स्क्रैप जनरेट होगा जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस पे, इसको क्या जॉब वर्कर बेच सकता है? हाँ भाई, ये वेस्ट को, स्क्रैप को, जो भी जॉब वर्क के दौरान जनरेट हुआ, इसको जॉब वर्कर बेच सकता है डायरेक्टली फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स इफ सच जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड। भैया अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर इसके ऊपर जो भी टैक्स का पेमेंट है वो कर दे और इसको बेच दे, और अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो फिर प्रिंसिपल को इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा इफ जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड, ठीक है। बस इतनी सी बात है। आगे आ जाओ सर। स्पेशल प्रोसीजर फॉर सेंडिंग द गुड्स फॉर जॉब वर्कर, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। सबसे पहले हमें इनवॉइस नहीं बनाना, हमें डिलीवरी चालान बनाना है। ये डिलीवरी चालान 3 कॉपी में बनेगा, 1 फॉर ट्रांसपोर्टर, 1 फॉर रेसिपिएंट दैट इज जॉब वर्कर एंड 1 फॉर प्रिंसिपल। आपको जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म ITC 04। अब ये इंटीमेशन का भी कैसा क्या सीन है ना, आप इंटीमेशन, अगर आपका टर्नओवर, प्रिंसिपल का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू 5 करोड़ है, तो जो आपको इंटीमेशन देना है वो एनुअल बेसिस पे देना है, और उसका जो ड्यू डेट है वो है 25 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बट इन केस अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको हाफ ईयरली बेसिस पे इंटीमेशन देना है। हाफ ईयरली बेसिस में एक तो आ गई आपकी 25 अक्टूबर और एक आ गई आपकी 25 अप्रैल, तो 25 अक्टूबर और 25 अप्रैल ये 2 तारीख को आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। आया समझ में? बस इतनी सी बात है। फिर सर एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर के पास गुड्स जा रहा है, तो ये कैसे जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी चालान। फिर इन गुड्स आर रिटर्न इन पीसमल बाय द जॉब वर्कर। ये क्या है? अगर गुड्स टुकड़ों में वापस आ रहे हैं, इसमें वापस आ रहे हैं टुकड़ों में, तो भैया अगर गुड्स टुकड़ों में वापस आ रहे हैं, एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को टुकड़ों में माल दे रहा है, एक जॉब वर्कर प्रिंसिपल को माल दे रहा है, तो इनकेस अगर टुकड़ों में आ रहे हैं तो
ओरिजिनल जो चालान है वो प्रिंसिपल इंडोर्स नहीं कर सकता, एक फ्रेश डिलीवरी चालान रिक्वायर्ड रहेगा बाय जॉब वर्कर। ठीक है, मतलब ये ऐसा है, देखो प्रिंसिपल है, ये जॉब वर्कर 1 है, ये जॉब वर्कर 2 है। प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर 1 को 100 शर्टें भेजी, एक डिलीवरी चालान पे चला जाएगा। अब ये 100 शर्टें जॉब वर्कर 1 जॉब वर्कर 2 को टुकड़ों में भेज रहा है, 20 शर्ट 20 शर्ट 60 शर्ट, तो ये अब टुकड़ों में भेज रहा है, तो अब इसको न्यू डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा, ये वाला डिलीवरी चालान एंडोर्स नहीं कर सकते। डन, बस इतनी सी बात है। फिर सर सबमिशन ऑफ इंटीमेशन, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कब कब आपको इंटीमेशन सबमिट करना पड़ता है। दूसरी चीज, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम जॉब वर्कर प्लेस ऑफ बिजनेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भैया जो गुड्स आप सप्लाई करोगे वो कौन सी प्लेस से करोगे। इन केस अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो आपको जॉब वर्कर की प्लेस को एपीओ भी बताने की जरूरत नहीं है, और अगर प्रिंसिपल नोटिफाइड गुड्स में इंगेज है तो उस केस में भी आपको ये डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट सर्विसेज है तो 10 लाख 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस होगा तो जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ये भी बता दिया कि सर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से कुछ बिका जाता है तो वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में शामिल होगा, जॉब वर्कर के टर्नओवर में शामिल नहीं होगा। और आईटीसी किसको मिलेगा, ये वाले डिस्कशन भी हमारा हो गया है। बस खत्म हो गया जॉब वर्कर का चैप्टर। अब इसमें कुछ था ही नहीं भाई जॉब वर्कर में, तो इतना सही चैप्टर है क्या सर? हाँ राजा, बस इतना सही चैप्टर, 10 मिनट से ज़्यादा आपको इसको रिवाइज करने में नहीं लगने चाहिए, तो मैक्सिमम बस 10 मिनट्स आप इसको रिवाइज करो, उससे ज़्यादा तो इसमें रिवाइज करने का कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप 10 मिनट से इसको ज़्यादा दो। ठीक है, डन। अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो काफ़ी शानदार है, उसको भी हम जल्दी से ख़त्म करेंगे, असेसमेंट एंड ऑडिट। इसका भैया जो चार्ट है ना, मज़ा आ जाए भाई। एक चीज़ होती है ट्रस्ट, और अगर आपको वो मूवी याद हो स्कैम 1992, तो बोलता है ना कि यार एक चीज़ है जिसको आप खरीद नहीं सकते हो, दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट भारी महंगी चीज़ है। तो यार डिपार्टमेंट है ना, एसएससी के ऊपर ट्रस्ट करता है। डिपार्टमेंट हमेशा ये मानता है कि एसएससी सच पे चलेगा, एसएससी झूठ नहीं बोलेगा, तो डिपार्टमेंट एसएससी के ऊपर ट्रस्ट करता है। तो जो क्लाइंट है वो हमेशा अपनी लाइबिलिटी खुद कैलकुलेट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा, उसी को बोलते हैं भैया सेल्फ असेसमेंट। जीएसटी में भी ऐसा होता है, इनकम टैक्स में भी ऐसे ही होता है कि आपको अपनी लाइबिलिटी खुद सेल्फ असेस करनी है, और सेल्फ असेस करने के बाद आपको पेमेंट करना है। अब प्रॉपर ऑफिसर अगर बोल रहा है ऑल ओके, तो रिटर्न आपका प्रोसेस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप खजराना मंदिर में या कोई भी गणेश भगवान के मंदिर में लड्डू वड्डू खिला देना, आपका रिटर्न प्रोसेस हो गया, कोई दिक्कत की बात। बट अगर डाउट आया तो स्क्रूटनी, अब स्क्रूटनी में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर रिप्लाई से सफिशिएंट है वो तो नो प्रॉब्लम, बट इन केस अगर रिप्लाई प्रॉपर नहीं है तो आपके ऊपर नोटिस आएगा। अब ये नोटिस 73, 74 या 74A, बीच में 2 बड़े फैकल्टियों का झगड़ा चला था भैया। मेरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक 73, 74 के नोटिस आएंगे, और 23, 24 के बाद 24, 25 से 74A के नोटिस आएंगे। क्या 73, 74 डिलीट हो गया? अरे घंटा डिलीट हो गया। 73, 74 के नोटिस अभी आ सकते हैं, और 74 का नोटिस वो 5 साल तक आ सकता है। तो मतलब आप ऐसा उम्मीद करो अभी ये डिलीट नहीं होगा, ये बाद में। सर कब डिलीट होगा 74? अब देखो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 23, 24 का एनुअल रिटर्न 31/12/2024, 5 साल मतलब 31/12/2029 को डिलीट हो जाएगा आपका 74, इतना टाइम। ठीक है, पता नहीं कुछ कुछ फैकल्टियों ने 73, 74 ही उड़ा दी अपनी किताबों से, खैर छोड़ो। अब सर हम आ जाते हैं भैया आगे, ये तो हमको समझ में आ गया। अब सर असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब क्या होता है हमने थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया। असेसमेंट का मतलब टैक्स लाइबिलिटी को निकालना। एसएससी खुद टैक्स लाइबिलिटी निकालेगा, इसके अंदर आपका सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये सारी चीजें असेसमेंट के अंदर कवर होती है। ठीक है,
अब सेक्शन नंबर 59, सेक्शन 59 सिंपल सी बात बोलता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को खुद ही अपनी लाइबिलिटी को सेल्फ असेस करना है और सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करना है GSTR 3B। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 60 प्रोविजनल असेसमेंट। अब ध्यान से समझना, मजा आ जाए। सर, इन केस अगर हमारा असेसी वैल्यू और रेट नहीं निकाल पा रहे तो उस केस में असेसी प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट करके बोलेगा कि मेरा प्रोविजनल बेसिस पे असेसमेंट कर दो। एग्जाम्पल, ये है हमारा भोलूराम। भोलूराम कोई ऐसा कैमरा लेके आया जो बहुत खतरनाक। इस कैमरा से जैसे ही हम फोटो खींचते हैं तो आदमी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब आ जाता है। बाप रे बाप। भोलूराम और यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर जिसका नाम है चंटराम, दोनों ही शाणे। भोलूराम को भी बेचारा भोला था, उसने बोला मैं ऐसा कैमरा लाया हूँ, बताओ क्या टैक्स दे रहे हैं। तो चंटराम बोले यार ये तो गजब का कैमरा है, ऐसा तो आज तक कोई प्रोडक्ट हमने देश में देखा ही नहीं और CBIC ने तो इसका रेट बताया ही नहीं। तो अगर वैल्यू या रेट इन दोनों में से या दोनों में ही आपको कंफ्यूजन जो कि इस केस में है, तो उस केस में क्या होगा ना, भोलूराम चंटराम को रिक्वेस्ट करेगा, प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो। ठीक है सर, ये जो रिक्वेस्ट आपको करनी है, इसके बाद क्या होगा, आपने रिक्वेस्ट कर दी, 90 डेज के अंदर अंदर प्रोविजनल ऑर्डर आएगा। क्या आएगा? प्रोविजनल ऑर्डर। अब एक बात बताओ, प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा यार प्रोविजनल असेसमेंट तो हम कर देते हैं, बट इन केस फाइनल असेसमेंट में बहुत ज्यादा वैल्यू आ गई तो ये लोग क्या करते हैं ना, बॉन्ड भरवाते हैं और बैंक गारंटी भरवाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हम एक बॉन्ड भरवाएंगे और सिक्योरिटी में गवर्नमेंट गारंटी रखेंगे और ये जो गवर्नमेंट गारंटी है ये रहेगी हमारा 25% ऑफ टैक्स। सिक्योरिटी कितना भैया? 25% ऑफ टैक्स। और ये जैसे ही आपका फाइनल असेसमेंट हो जाएगा और हिसाब हो जाएगा, उसको 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिलीज करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिस। अब क्या होगा ना, प्रोविजनल ऑर्डर के बाद 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल असेसमेंट हो जाएगा। ये 6 महीने और 6 महीने बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम 4 साल तक आप ये बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो 14 मई को प्रोविजनल ऑर्डर आ गया, फाइनल असेसमेंट 6 महीने के अंदर अंदर आएगा 14 अक्टूबर 2025। अब 2 बातें हो सकती है, या तो फाइनल असेसमेंट में टैक्स पेमेंट को आ सकता है या तो रिफंड आ सकता है। सपोज करो भोलू राम ने 1,80,000 का GST पे करा, तो 10 लाख का 18% हो गया 1,80,000। अब 1,80,000 का GST पे करा, 14 अक्टूबर को 2 लाख रुपए, क्या बोल रहा हूं मैं, 14 अक्टूबर को 2 लाख रुपए फाइनल असेसमेंट का ऑर्डर आता है। मतलब अब आपको एक्स्ट्रा 20,000 और पे करने। अब सर ये जो एक्स्ट्रा आपको 20,000 पे कर रहे हैं, अब इसमें सबसे ज्यादा कैच है कि जो 20,000 एक्स्ट्रा आपको पे करने ना, वो आपने कब पे कर। सपोज करो आपने पेमेंट करा 20 अक्टूबर 2025। अब लॉ मेकर बोलता है इंटरेस्ट लगेगा। आपको मालूम है इंटरेस्ट कब से लगेगा? जिस दिन आपका प्रोविजनल ऑर्डर आया था ना, उसके एक दिन बाद से। सर जब फाइनल ऑर्डर तो 14 अक्टूबर, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आपका प्रोविजनल ऑर्डर आया था उसके एक दिन बाद से इंटरेस्ट लगेगा, उस तारीख तक लगेगा जिस दिन आप फाइनल पेमेंट कर देते। मतलब 15 मई से लेकर 20 अक्टूबर 2025 तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18% पर एनम फ्रॉम इमीडिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर टिल द डेट ऑफ फाइनल पेमेंट। तो भाई 15 मई से 20 अक्टूबर तक इंटरेस्ट की बातें होगी। ये हमने दिन गिने हैं, दिन आ गए 158, तो 20,000 इंटू 18% इंटू 158 अपॉन 365, तो ये आ गया हमारा 1558
इतना हमारा राउंड ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। सर उल्टा भी तो हो सकता है। हाँ, इन केस अगर 1.5 लाख रुपए जीएसटी आ रहा है, कितना आ रहा है? 1.5 लाख। सर हमने तो प्रोविजनल के हिसाब से ज्यादा पे कर दिया है। हाँ, हमने 180 पे कर दिया है, 1.5 लाख आ रहा है, तो अब मेरे भाई रिफंड आएगा। अब इस केस में लॉ मेकर पता है क्या बोलता है? आप रिफंड की एप्लीकेशन कब करते हो? अगर हमने 20 अक्टूबर 2025 को एप्लीकेशन करी, अगर 60 दिन के अंदर अंदर इन्होंने हमें रिफंड दे दिया, तो इन केस अगर 60 दिन कहां से गिनने हैं? जब से आपने एप्लीकेशन करी। तो अगर 60 दिन के अंदर अंदर इन्होंने आपको वापस दे दिए पैसे, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट इन केस अगर 60 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे वापस नहीं मिले, तो राजा मेरे 61th डे से लेकर जिस दिन आपको रिफंड का पैसा दिया गया उस तारीख तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मात्र 6% पर एनम। तो इसका मतलब है 20 अक्टूबर को आपने एप्लीकेशन करी, आपके जो 60 दिन है वो कब खत्म हो रहे? 19 दिसंबर को। अब सर 19 दिसंबर तक अगर आपको पेमेंट मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं, बट 1 जनवरी को आपको पेमेंट मिला, तो फिर 20 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जितने भी आपके दिन होते उतने दिन का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। आया समझ में? बस इतनी सी बात है हमारा प्रोविजनल असेसमेंट में। तो देखो भाई, प्रोविजनल असेसमेंट क्या बोलता है? सर अगर हम वैल्यू या रेट निकाल नहीं पा रहे, या दो बोथ, तो उस केस में आप प्रॉपर ऑफिसर को रिक्वेस्ट करो कि प्रोविजनल बेसिस पे हमारा वैल्यू या रेट निकाले, और प्रॉपर ऑफिसर 90 डेज के अंदर अंदर आपको प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करने का ऑर्डर देगा। अच्छा सर, बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बॉन्ड के साथ बैंक गारंटी 25%, और ये जो आपको श्योरिटी है वो बॉन्ड क्यों भरवा रहे हैं? बॉन्ड इसलिए भरवा रहे हैं क्योंकि भैया हमें भी नहीं मालूम है ना कि फाइनल असेसमेंट में कितना क्या टैक्स आएगा, और ये डिपार्टमेंट हमेशा यही अज्यूम करता है कि फाइनल में ज्यादा टैक्स आएगा एज कंपेयर टू प्रोविजनल। अब सुनो, 6 महीने के अंदर अंदर, प्रोविजनल असेसमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर आप फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करोगे। ठीक है, एक और चीज सर, ये 6 महीने और 6 महीने से बढ़ सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना? 4 साल। फिर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर प्रोविजनल और फाइनल में डिफरेंस है और फाइनल ज्यादा आ रहा है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से लगेगा? सर फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट इज प्रोविजनल असेसमेंट ऑफ टैक्स की जो तारीख है उसके एक दिन बाद से लेकर फाइनल जो आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो वहां तक आपका इंटरेस्ट लगेगा। इन केस आपको रिफंड मिल रहा है तो रिफंड के लिए पहले आप एप्लीकेशन फाइल करना। अगर 60 दिन के अंदर अंदर रिफंड आ गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट अगर 60 दिन के अंदर अंदर आपको इंटरेस्ट रिफंड नहीं आया तो फिर उस केस में 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली बातें हमारी हो चुकी है, ये मैंने बता दिया। 25% फाइनलाइजेशन भी हो गया। अच्छा, जो पीरियड एक्सटेंड होगा वो जेसीएसी के परमिशन के बाद होगा, जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर। ये इंटरेस्ट की बातें हो गई। 7 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटी रिलीज करनी पड़ेगी आफ्टर फाइनल पेमेंट। खत्म हो गया आपका प्रोविजनल असेसमेंट। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजनल असेसमेंट ही है। अब आगे सुनो, सेक्शन नंबर 61, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। भाई बहुत सिंपल है, जैसे ही आप रिटर्न फर्निश करोगे ना तो प्रॉपर ऑफिसर ने इन केस अगर आपका रिटर्न सिलेक्ट करा फॉर स्क्रूटनी तो जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल रहेगी उसके अकॉर्डिंगली वो रिटर्न को स्क्रूटनाइज करेगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जिस दिन आपके पास नोटिस आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर नोटिस आएगा और 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देना। अब इसमें दो बातें होगी, या तो आप डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर लो कि हाँ यार ये हमसे गलती हो गई थी, ये ट्रांजैक्शन हम दिखाना भूल गए थे, इसके एवज में जो भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी रहता है वो हम पे कर देते हैं। पेनल्टी नहीं आती है जनरली इस केस में,
या तो आप एक्सप्लेनेशन बता दो कि नहीं भाई हम सही बोल रहे हैं, प्रॉपर ऑफिसर आपसे कुछ गलती हो गई है, तो आप एक्सप्लेनेशन दे दो। सर प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर ऑफिसर क्या क्या चीजें कर सकता है, ये एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एक्शंस दैट कैन बी टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर। सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर आपका ऑडिट करवा सकता है अंडर सेक्शन 65। ये क्या होता है, पढ़ेंगे, शांति रहो। प्रॉपर ऑफिसर आपका स्पेशल ऑडिट करा सकता है अंडर सेक्शन 66, और ये स्पेशल ऑडिट या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, जो कमिश्नर साहब ने नोटिफाइड करा है, नॉमिनेट करा है। प्रॉपर ऑफिसर आपका इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर करा सकता है अंडर सेक्शन 67, और प्रॉपर ऑफिसर आपका टैक्स का डिमांड निकाल सकता है अंडर 73, 74 और 74A। अब सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 62, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। सर ये क्या सेक्शन है भाई, वो लोग जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करा है और जिनके पास सेक्शन 46 का नोटिस आ चुका है। अब देखो क्या है सर, अगर आपने सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल नहीं करा, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली, या सेक्शन 45 में आपने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं करा और आपके पास सेक्शन 46 का नोटिस भी आ चुका है और नोटिस के बाद 15 दिन हो चुके हैं और आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, तो आपके पास एक सेक्शन 62 का ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर में प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट के बेसिस पे आपकी डिमांड निकालेगा। अब सर देखो पूरा मैकेनिज्म क्या होता है, मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाता हूं, मजा आएगा। सपोज करो मई का महीना है, अब मई के महीने का रिटर्न कब जाएगा, मई के महीने का रिटर्न जाएगा 20 जून को, ठीक है। अब 20 जून से 3 दिन पहले आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा टाटा कि आप रिटर्न फाइल कर दो, 3 दिन बाद आपके रिटर्न की ड्यू डेट है, ठीक है। 20 जून को आपको एक और मैसेज आता है कि आज आपका ड्यू डेट है, रिटर्न फाइल करो। आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं कर, कोई दिक्कत की बात नहीं। 25 जून को आपको सेक्शन 46 का नोटिस आएगा। सेक्शन 46 के नोटिस में साफ लिखा होगा कि 15 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर दो, मतलब 25 जून से 15 दिन देखेंगे तो 10 जुलाई। अगर आपने 10 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने 10 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करा तो फिर उस केस में आपको सेक्शन नंबर 62 के हिसाब से, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के हिसाब से आपका लाइबिलिटी निकाली जाएगी। अब समझना ध्यान से, सर सेक्शन 62 का नोटिस कितने टाइम में आता है, 5 साल तक सेक्शन 62 का नोटिस आ सकता है। अब राजा मेरी, फॉर सपोज करो फाइनेंशियल ईयर है 25-26, 25-26 का एनुअल रिटर्न का तारीख क्या है, 31/12/2025। इस 31/12/2025 से आप 5 साल जोड़ तो कितना आ गया, 31/12/2030। अब ये जो 31/12/2030 है ना, अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना, 31/12/2030 तक आपके पास सेक्शन नंबर 62 का असेसमेंट ऑर्डर आएगा। इसमें आप प्लस कर दो 60 डेज। आप 1 मार्च 2031 तक, अगर 1 मार्च 2031 तक आपने सेक्शन नंबर 62 के नोटिस के बाद, ऑर्डर के बाद आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो बधाई हो सेक्शन 62 आपका विड्रॉ हो जाएगा। दूसरी बात, सर इन केस आपने 60 दिन 1 मार्च 31 तक भी रिटर्न फाइल नहीं करा तो फिर उसके बाद पता है आपको क्या होगा, उसके बाद आपको और 60 दिन दिए जाएंगे, बट हाँ आपके ऊपर 100 रुपए पर डे की पेनल्टी चालू हो जाएगी। और 60 दिन दिए जाएंगे, डेट इज 30 अप्रैल 2031 तक का आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपने 30 अप्रैल 31 तक भी रिटर्न फाइल कर दिया तो भी आपका सेक्शन 62 क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सर फाइन कितना लगेगा, तो फाइन यहाँ पे मिनिमम तो 100% ऑफ टैक्स पेबल है और मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लेस टैक्स। तो ये फाइन का रेंज है 100% ऑफ टैक्स पेबल से लेकर जो गुड्स का मार्केट वैल्यू है उसमें से आप टैक्स माइनस कर दो।
आया समझ में? बस इतनी सी बात है। तो सर असेसमेंट ऑर्डर का टाइम लिमिट भी मैंने आपको बता दिया, और विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, सबसे पहले तो आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कि जिस दिन आपके पास असेसमेंट ऑर्डर आया है आप 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दो, तो आपका जो असेसमेंट ऑर्डर है उसको हम विड्रॉ कर देंगे। बट अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर नहीं करा तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, आपको और 60 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, बट पेनल्टी लगी 100 रुपये पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000, और 60 दिन हो गए तो वहां पे भी 100 रुपये पर डे, और यहाँ पे कोई ऐसा मैक्सिमम अमाउंट गिवन नहीं, ठीक है। ये गाइडलाइन है जो मैंने आपको बता दी कि भैया 3 दिन पहले आपके पास मैसेज आएगा, जैसे ही सेक्शन 39 का ड्यू डेट खत्म होगा वापस से मेल मैसेज आएगा, नोटिस आएगा 5 डेज के बाद, फिर 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और ये जैसा मैंने आपको पूरा डायग्राम बताया वही आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ सर, प्रॉपर ऑफिसर बेस्ट जजमेंट करेगा कैसे? तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा ना, जो भी जीएसटीआर 1 के हिसाब से आउटवर्ड सप्लाई है वो लेगा, जीएसटीआर 2A के हिसाब से जो भी इनवर्ड सप्लाई है वो लेगा, ईवे बिल में जो जो इंफॉर्मेशन फर्निश हो रही है वो लेगा, और एनी अदर इंफॉर्मेशन जो भी उसको सेक्शन 71 इंस्पेक्शन के दौरान मिल रही है वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। बस उसके बाद आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, ठीक है। सर 60 दिन में रिटर्न फाइल कर दूं, अगर 60 दिन में आपने रिटर्न फाइल नहीं करा तो सेक्शन 78 में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी और सेक्शन 79 में आपकी रिकवरी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में? बहुत सिंपल। उसके बाद सेक्शन नंबर 63, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। भाई आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी बट आपने रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं, तो फिर अब आपका असेसमेंट होगा वो बेस्ट जजमेंट के हिसाब से होगा। कैसे होगा? वो प्रॉपर ऑफिसर करेगा। तो सबसे पहले सर सेक्शन 73, 74, 74A में चाहे जो लिखा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, इवन दो आपको लेना था, या आपने रजिस्ट्रेशन तो लिया था बट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? सर सेक्शन 29 का आपने उल्लंघन करा। जैसे सेक्शन 29 क्या बोलता है? आपने इस एक्ट के कोई प्रोविजन रूल्स का वायलेशन करा है, आप कंपोजिशन स्कीम में थे और 3 मंथ्स हो चुके हैं आपने रिटर्न फाइल नहीं करा, या सर आपने रिटर्न फर्निश नहीं करा फॉर सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब, या सर आपका नॉर्मल वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन था 6 महीने हो चुके हैं धंधा ही शुरू नहीं करा, या आपने फ्रॉड, बिलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन लिया है, इस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। तो प्रॉपर ऑफिसर आपका जो असेसमेंट करेगा वो ऐसे ही करेगा एज इफ यू आर एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहां पे भी सर नोटिस आएगा और 15 दिन का टाइम दिया जाएगा रिप्लाई फर्निश करने के लिए, और फिर ऑर्डर पास हो जाएगा भाई, ठीक है। सर ऑर्डर जब तक पास नहीं होगा until and unless you have been given opportunity of being heard। और सर असेसमेंट ऑर्डर का टाइम लिमिट क्या है? तो असेसमेंट ऑर्डर का टाइम लिमिट है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। सिंपल। उसके बाद सेक्शन नंबर 64, ये बहुत सिंपल है, ये बात करता है समरी असेसमेंट। इन केस अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है कि टैक्सेबल पर्सन के पास कोई लाइबिलिटी है जो उसको पे करनी, और प्रॉपर ऑफिसर के पास सफिशिएंट ग्राउंड है कि यार असेसमेंट ऑर्डर पास करने में तो बहुत डिले हो जाएगा और उस डिले की वजह से हमें रेवेन्यू का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। बट ये समरी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ भी हो सकता है एसी या जेसी के द्वारा, इन केस अगर टैक्सेबल पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल करी विद इन 30 डेज, जिस दिन ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करी, बोले ये क्या कृत्य कर रहे हो, ये तो बहुत गलत कर रहे हो। एक और चीज, या असेसमेंट ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर खुद से ही विड्रॉ करना चाह रहा है और वो जो ऑर्डर है वो एरोनियस है, रॉन्ग है, तो उस केस में भैया 73, 74, 74A का प्रोसीजर फॉलो करेंगे और ये समरी असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर देंगे। एक और चीज, डीम्ड टैक्सेबल पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सर इन केस अगर लाइबिलिटी इज नॉट असर्टेनेबल,
या जो गुड्स है उसका रियल मालिक हमको नहीं मिल पा रहा है, तो जो पर्सन इंचार्ज है ना वो हमारा टैक्सेबल पर्सन रह जाएगा और उस पर्सन इंचार्ज से ही हम टैक्स का पैसा ले लेंगे। फिर आगे आ जाओ, सेक्शन नंबर 65, ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। अब ये बहुत ध्यान से समझना, 65 और 66। देखो क्या होता है ना, सेक्शन 65 का ऑडिट तो प्रॉपर ऑफिसर खुद ही करता है। सेक्शन 66 का ऑडिट प्रॉपर ऑफिसर एक चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करता है और फिर सेक्शन 66 का ऑडिट होता है। ठीक है, अब दोनों ऑडिट ध्यान से समझना। सबसे पहले सर ऑडिट मतलब क्या? सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुंदरा सुंदरा कहती है दीवाने को तेरी मन, सुंदरा 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 सुन। बस यही है बेटा ऑडिट, कि सोना कितना सोना है, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है। तो ऑडिट मतलब एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, कि भैया रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स उनको एग्जामिन करना, जो हो चुका है उसको चेक करना कि भाई वो सही हुआ है या गलत हुआ है। क्या चेक करना? कि जो टर्नओवर है वो सही है, जो टैक्स पे करा है वो सही है क्या, जो रिफंड क्लेम करा है और जो आईटी से अवेल करा है ये सारी चीजें सही है या नहीं, उसी चीज को बोलते हैं हम ऑडिट। अब ध्यान से समझना सर, ओ सर, हाँ जी, सबसे पहला सेक्शन नंबर 65, कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम, या तो कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जो कमिश्नर साहब ने ऑथोराइज करा है बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर, ऑडिट कर सकते हैं कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन का इन सच मैनर एट सच फ्रीक्वेंसी एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है सर, अब ऑडिट कहां पे होगा? तो ऑडिट या तो रजिस्टर्ड पर्सन के ऑफिस पे होगा या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर ऑफिसर के पास लेके जाएंगे। तो या तो रजिस्टर्ड पर्सन के ऑफिस में ऑडिट होगा या तो प्रॉपर ऑफिसर के ऑफिस में ऑडिट होगा। एक और चीज, नोटिस मिलेगा भाई 15 वर्किंग डेज का, कि भैया 15 वर्किंग डेज में आपके घर बारात आएगी ऑडिट करने के लिए। ऑडिट कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 3 महीने के अंदर। जब से ऑडिट आपका शुरू हुआ तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। अब अगला डाउट यही आएगा कि सर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या? अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनना, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब वो तारीख जिस दिन रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जो टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा अवेलेबल कराए गए हैं बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसका मतलब यह है कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन ने आपको जिस दिन डॉक्यूमेंट्स लाके दिए कि ये लो रिकॉर्ड्स, ये लो अदर डॉक्यूमेंट्स, या जिस दिन ऑडिट शुरू हुआ एट द प्लेस ऑफ बिजनेस विच एवर इज लेटर। ठीक है, देखो जानबूझ करके लेटर लिखा हुआ है, इसलिए लेटर लिखा हुआ है ना क्योंकि बहुत छाण है। पता है क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि 3 महीना में खत्म करना है, तो लेटर रहेगा तो अपने को ज्यादा टाइम मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला, जिस दिन आपने रिकॉर्ड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवाए वो, या जिस दिन ऑडिट शुरू हुआ, दोनों में से विच एवर इज लेटर, और उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपका ऑडिट खत्म हो जाएगा। इन केस अगर 3 महीने में ऑडिट खत्म नहीं हो पाता है तो भैया कमिश्नर साहब चाहें तो इन 3 महीनों को और बढ़ा सकते हैं फॉर फर्दर 6 मंथ्स। फिर सर ऑडिट के दौरान ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है और आपको रजिस्टर्ड पर्सन को सारी फैसिलिटी देनी है जिसकी मदद से आपका प्रॉपर ऑफिसर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई कर पाए, इंफॉर्मेशन को फर्निश कर पाए और टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट के लिए जो हमें मदद लग रही है उसमें वो असिस्ट करे। एक और चीज, जैसे ही आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 30 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को बताएगा कि ये हमारी फाइंडिंग्स है, ये हमारी डिमांड निकली है, और ये सारी चीजें प्रॉपर ऑफिसर बता देगा रजिस्टर्ड पर्सन। और रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना है, जो भी आपका टैक्स आया है वो पे कर देना है, और आपके पास नोटिस आ जाएगा अंडर सेक्शन 73, 74 और 74A
ये नोटिस ऑडिट के बाद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर सब कुछ प्रॉपर है तो कोई नोटिस वोटिस आएगा नहीं। सेक्शन 66 बात करता है स्पेशल ऑडिट की। अब ये स्पेशल ऑडिट अलग है, ये चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ही करेगा। 65 का ऑडिट तो प्रॉपर ऑफिसर करेगा। अब ये क्या बोलता है कि कोई भी स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या कोई भी प्रोसीडिंग के दौरान अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग रहा है हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट को बोलेगा कि डियर चार्टेड अकाउंटेंट, डियर कॉस्ट अकाउंटेंट, आप ऑडिट करो। तो सर ये एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रिगार्ड्स टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस, क्योंकि केस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रॉपर ऑफिसर से नहीं हो पाएगा, सीए की ही रिक्वायरमेंट लगेगी, कॉस्ट अकाउंटेंट की ही रिक्वायरमेंट लगेगी। तो ऐसा लग रहा है कि वैल्यू ढंग से डिक्लेयर नहीं करी है, या जो आईटीसी अवेल करा है वो नॉर्मल लिमिट में नहीं है, तो इस केस में कमिश्नर साहब के अप्रूवल के बाद हम ऐसा डायरेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन को कि आपकी रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करेंगे, जो कमिश्नर साहब ही नॉमिनेट करेंगे। सर क्या सेक्शन 65 के बाद भी 66 का ऑडिट हो सकता है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। 65 के ऑडिट करते टाइम इन्हें लग रहा है कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये 66 का ऑडिट भी करवा सकते हैं। सर क्या ऐसा भी हो सकता है हमारा कोई दूसरा ऑडिट इनकम टैक्स में, इन्वायरमेंट एक्ट में, भाई दूसरा ऑडिट चल रहा हो, वो अलग है, जीएसटी का ऑडिट अलग है। सर ये जो सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट है, 90 दिन के अंदर अंदर ऑडिट खत्म करना है, रिपोर्ट सबमिट करनी है और असिस्टेंट कमिश्नर को सब बताना है कि भैया क्या क्या हमारी फाइंडिंग्स। असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो ये 90 दिन को और 90 दिन बढ़ा सकता है, ठीक है। सर दूसरे एक्ट में ऑडिट चल रहा हो, हमारे सेम एक्ट में भी ऑडिट चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और जो जो मटेरियल्स इसके खिलाफ यूज करे जा रहे हैं वो भी बताए जाएंगे कि भाई ये मटेरियल्स हम आपके खिलाफ यूज कर रहे हैं। सर ऑडिट का जो खर्चा है, जो सीए साहब की सैलरी है, जो रेम्यूनरेशन है, जो होटल के चार्जेस है, वो कौन पे करेगा? वो भैया कमिश्नर साहब पे करेंगे, जिन्होंने ऑडिट रखा है वो पे करेगा, क्लाइंट क्यों पे करेगा भाई? और उसके बाद क्या होगा सर, 73, 74, 74A का आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो इस 65 का भी ऑडिट हो गया, 66 का भी ऑडिट हो गया। इसको मैंने चार्ट में भी बता दिया है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट भी बता दिया, हाउ टू करेक्ट ऑडिट, ये कोई इतना काम का नहीं है। फिर सर ऑडिट में आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वेरीफाई करना है, असिस्टेंट देना है और टाइमली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और 30 डेज के अंदर अंदर आपको सारी फाइंडिंग्स प्रोवाइड कर देनी है कि भाई ये ऑडिट में हुआ, ठीक है, खत्म बात। और स्पेशल ऑडिट जो हो रहा है उसके जो भी पैसे हैं वो कमिश्नर साहब ही पे करेंगे। खत्म हो गया बेटा, असेसमेंट एंड ऑडिट वाला चैप्टर भी खत्म हो गया। सर ये भी बहुत सिंपल चैप्टर था। चैप्टर सारे ही सिंपल है, थ्योरी में जीएसटी में स्कोर करा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ लास्ट चैप्टर, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट। सर इस चैप्टर में क्या है? अरे बहुत सिंपल। क्या होता है ना, बहुत बार असेसी कोऑपरेट नहीं करता, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होती, या तो इंस्पेक्ट करेंगे या तो सर्च करेंगे, और अगर बहुत आगे बढ़ गए तो हम सीजर भी कर सकते हैं और अरेस्ट तक भी बातें पहुंच सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 67, इंस्पेक्शन कौन करे? भाई ऐसा वैसा नहीं है ये काम, इंस्पेक्शन प्रॉपर ऑफिसर ही करेगा, बट अनलेस एंड अनटिल उसके पास रिटन ऑथराइजेशन है, वो भी किसने दिया है? नॉट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर या अबव, मतलब जॉइंट कमिश्नर या अबव के ऊपर वाला बंदा है, उससे रिटन में ऑथराइजेशन है, उसके बाद ही आप सर्च शुरू कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते। इंस्पेक्शन भी अगर आपको करना है तो जेसी या उसके ऊपर के बंदे की परवानगी लगेगी, उसके बाद ही इंस्पेक्शन हो सकता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस फॉर कैरिंग आउट द इंस्पेक्शन? सर ये एग्जाम में 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पे इंस्पेक्शन कर सकते। सबसे पहले सर ऑथराइजेशन होना चाहिए जेसी या उसके ऊपर वाले बंदे का। अब ये ऑथराइजेशन के बाद यू शुड हैव रीजन टू बी,
रीजन टू बिलीव का मतलब समझते हो? रीजन टू बिलीव मतलब हमें शक तो है बट हमें पूरा पूरा सबूत नहीं, उसको बोलते हैं क्या? रीजन टू बिलीव। भैया ये वैसे ही है कि भैया शादीशुदा कपल में लड़की ने लड़के के शोल्डर पे कुछ मार्क देख लिया, तो लड़की को शक तो हो रहा है बट हो सकता है सॉस गिरी हो। सर कुछ भी एग्जाम, अरे क्या कुछ भी, तो शक तो है बट पूरा भरोसा नहीं है, उसी को बोलते हैं भाई रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव का मतलब हैविंग द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, और कोई भी रीजनेबल पर्सन को यही लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो सर समझो ध्यान से, टैक्सेबल पर्सन ने क्या क्या करा, कोई भी ट्रांजैक्शन को सप्रेस करा है, कम दिखाया, तो गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजैक्शन को कम दिखाया, सेल्स को कम दिखाया, स्टॉक ऑफ गुड्स को सप्रेस करा है, ज्यादा स्टॉक नहीं दिखाया, कम दिखाया। सर आईटीसी ज्यादा लिया है, जितना बनता था उससे ज्यादा क्लेम करा है, या इस एक्ट के कोई भी प्रोविजंस को कॉन्ट्राविन करा है टैक्स की चोरी करने के लिए। एक और चीज सर, एनी पर्सन इंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स, तो जो भी पर्सन ट्रांसपोर्टिंग में इंगेज है, ओनर, वेयर हाउस या गोडाउन, उनके यहाँ पे जो गुड्स पड़े हुए हैं उन्होंने टैक्स को चुराया है, या गुड्स या अकाउंट्स को कुछ इस तरह रखा है जिससे टैक्स की चोरी हो रही है, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब ट्रांसपोर्टर हो गया, वेयर हाउस का ओनर हो गया, गोडाउन का ओनर हो गया, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस ये ध्यान रख लेना यार, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है थ्योरी का, और ये चैप्टर थ्योरी वाला चैप्टर है, तीनों चैप्टर थ्योरी हैं, इग्नोर मत करना, 1-1.5 घंटे में तीनों रिवाइज हो जाते हैं। सेक्शन 130 कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। अब सेक्शन 130 क्या बोलता है? 130 बोलता है कि सर हम आपके गुड्स को जब्त कर लेंगे, हम आपके कन्वेंस को जब्त कर लेंगे और हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, ठीक है सर। वेयर एनी पर्सन क्या क्या करता है, ये सारे एक्ट करता है, सप्लाईज और रिसीव्स एनी गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर विद एन इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब सर अगर आपने कोई भी गुड्स या तो सप्लाई करें या तो रिसीव करें, और ये जो इस एक्ट के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग नहीं, मतलब आपने कुछ तो एक्ट के प्रोविजन का उल्लंघन करा है और आपका इरादा बड़ा नेक है। क्या नेक इरादा है आपका? टैक्स चोरी करना। ओए हाय, टैक्स चोरी करनी है आपको? हाँ सर। फिर सर यू आर नॉट अकाउंटिंग फॉर एनी गुड्स, आपको मालूम है कि अगर इस गुड्स को मैंने अकाउंट फॉर करा तो भैया टैक्स का पेमेंट आ जाएगा। या सप्लाइज एनी गुड्स लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन करे गुड्स सप्लाई कर रहे हो। फिर इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्राविन कर रहे हो और आपका इंटेंशन क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्स, को टैक्स कम पे करना है, टैक्स को चुराना है। या आप कोई भी कन्वेंस को यूज कर रहे हो एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। और अगर ओनर ऑफ द कन्वेंस ये प्रूव कर दे कि ये जो कन्वेंस यूज हुआ है ये मेरी नॉलेज के बगैर यूज हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सर आपके गुड्स कन्वेंस सब कॉन्फिस्केट हो जाएंगे और सेक्शन 122 की पेनल्टी लग जाएगी। अब देखो 122 की पेनल्टी तो लगेगी, सेक्शन 130 भी बहुत शानदार पेनल्टी लगाते। देखो 130 क्या बोलता है ना, समझना ध्यान से। 130 बोलता है बहुत ही सिंपल बात कि हम आपके ऊपर जो फाइन लगाएंगे ना, हम आपको एक रेंज बताएंगे, रेंज कि इस रेंज से बीच में इस रेंज तक हम आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं। सर जो आपका गुड्स और कन्वेंस कॉन्फिस्केट हुआ है, तो यहां पे जो आपका ऑफिसर है वो ऑफिसर ओनर को एक ऑप्शन देगा कि जाओ ओनर, हम आपके गुड्स को कन्वेंस को कॉन्फिस्केट नहीं करते हैं अगर आप ये फाइन का अमाउंट पे कर देते हो।
सर बताओ क्या ऑप्शन। तो ये बोलते हैं कि यार देखो हमारा जो फाइन है ना वो मैक्सिमम कितना होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लेस टैक्स चार्जेबल देयर ऑन, ये मैक्सिमम फाइन है कि गुड्स का मार्केट वैल्यू लेस टैक्स। और जो हमारा मिनिमम फाइन है वो रहेगा 100% ऑफ टैक्स पेबल। मतलब हम जो रेंज बना रहे हैं ना वो रेंज क्या है, मिनिमम 100% ऑफ टैक्स और मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लेस टैक्स। इसका मतलब है सपोज करो गुड्स का मार्केट वैल्यू है 1,28,000, इसके ऊपर टैक्स है 28,000, तो 1,28,000 में से 28 गया, कितना बचा 1,00,000। अब इसके ऊपर 100% ऑफ टैक्स, टैक्स कितना है 28,000, मतलब 28,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में हम आपके ऊपर कोई भी फाइन लगा सकते हैं। ठीक है। एक और चीज सर, वो जो कन्वेंस है कन्वेंस, वो जो ट्रक है ट्रक, अगर आपकी ट्रक यूज हो रही है फॉर कैरिज ऑफ गुड्स या पैसेंजर के लिए यूज हो रही है और ट्रक वाले भैया चाहते हैं यार मैं मेरी गाड़ी, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है ऐसा बोल रहा है ट्रक वाला भैया, तो ट्रक वाले भैया अगर अपनी गाड़ी को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, उन्हें फाइन पे करना पड़ेगा इक्वल टू टैक्स पेबल ऑन द गुड्स। जो भी टैक्स है टैक्स, बस जो गुड्स के ऊपर टैक्स है ना वो ट्रक वाले भैया आप पे कर दो, आप अपने ट्रक लेके चले जाओ, बाकी फिर हम मालिक से समझेंगे। ठीक है सर। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट के बिना कोई पेनल्टी का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। कोई भी गुड्स जो इस एक्ट में कॉन्फिस्केट करे जा रहे हैं उसके टाइटल इमीडिएट बेसिस पे गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। एक और चीज सर, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो गुड्स को कॉन्फिस्केट करने के बाद जो भी नजदीकी पुलिस ऑफिसर है उनकी मदद ले सकता है। और सर एक और चीज, प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर सेटिस्फाइंग दैट द कन्फिस्केटेड गुड्स और कन्वेंस आर नॉट रिक्वायर्ड इन एनी प्रोसीडिंग, अगर उसको लग रहा है कि गुड्स और कन्वेंस कोई भी प्रोसीडिंग्स में अब रिक्वायर्ड नहीं होंगे तो भैया अब रिलीज करो ना, अब दे दो, जो भी हमारा क्लाइंट है जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको दे दो। तो कितने टाइम में, 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप फाइन पे कर देते हो तो आपको गुड्स लौटा देंगे, कन्वेंस भी लौटा देंगे, बट अगर आप नहीं पे करते हो तो हम इस गुड्स और कन्वेंस को बेच देंगे और जो भी पैसा आएगा उससे हम हमारा फाइन रिकवर कर लेंगे। ठीक है। तो भैया टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन रिकवर करने के तरीके इनके पास बहुत सारे। अब सुनो ध्यान से, गुड्स को प्रोविजनल बेसिस पे भी रिलीज करा जा सकता है। तो जो भी आपके गुड्स सीज हुए हैं आप बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दो, सिक्योरिटी फर्निश कर दो, प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज हो जाएंगे। फिर सर इन केस ऑफ सीजर ऑफ गुड्स, अगर आपके गुड्स को सीज करा गया तो नोटिस भेजा जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर, और अगर कोई नोटिस नहीं आया तो आपको गुड्स रिटर्न कर दिए जाएंगे। ये 6 महीने और एक्सटेंड हो सकते हैं फॉर अनदर 6 मंथ्स। आगे आ जाओ, डिस्पोजल ऑफ गुड्स। सर इन केस गुड्स आर पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर, तो अगर आपके गुड्स पेरिशेबल या हजार्डियस नेचर के हैं तो उस केस में, या आपके गुड्स का वैल्यू कम होते जा रहा है तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर ऐसे गुड्स का इन्वेंट्री बनाएगा और ऐसे गुड्स को फटाफट फटाफट से भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है। ठीक है। अब पावर ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च, अब ये सब थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट आर द पावर ऑफ ऑफिसर ड्यूरिंग सर्च। अब क्या क्या पावर रहता है, आपको तो वो रेड मूवी याद रखनी। ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर सर्च कर सकता है, गुड्स को सीज कर सकता है, डॉक्यूमेंट बुक्स को भी सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई भी गुड्स को सीज करना पॉसिबल नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ओनर या कस्टोडियन को बोलेगा इस गुड्स को विदाउट माय परमिशन हिलाना नहीं। ठीक है। एक और चीज, आप कॉपीज भी ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हो, मतलब आप फोटो कॉपी भी ले सकते हो, कॉपीज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सर कॉपीज को डिनाई करा जा सकता है इन केस अगर लग रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन अफेक्ट करेगी। सर दया जैसे दरवाजा तोड़ सकते क्या, हाँ भैया आप दरवाजा भी तोड़ सकते हो, अगर एक्सेस इज डिनाइड तो आप दरवाजा तोड़ दो। अलमीरा, बॉक्स, ये सब तो भाई नॉर्मल सर्च सीजर में होता ही होता है। और अगर डिनाई करेंगे तो ही, ऐसे जोश जोश में नहीं, आपने चाबी मांग ली उन्होंने दे दी तो चाबी से खोल लो भाई। एक और चीज सर, ये जो सीज डॉक्यूमेंट बुक्स है ये रिटेन करे जाएंगे ओनली टिल द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीडिंग, और अगर इनका कोई काम नहीं है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको वापस
रिटर्न बैक भी कर देंगे। सर्च के दौरान कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहले सर, सर्च वारंट के बिना सर्च शुरू नहीं होगा। लेडी ऑफिसर रहना चाहिए, क्योंकि लेडी को चेक करने के लिए यू शुड हैव अ लेडी ऑफिसर। सर्च ऑफिसर को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि हम भाई सर्च ऑफिसर है। फिर जो भी सर्च वारंट है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ सर्च, और सिग्नेचर लेने पड़ेंगे भैया। किस किस के सिग्नेचर लेने पड़ेंगे भाई? जिसका प्रेमाइसेस है उसका सिग्नेचर लो, और 2 विटनेस के सिग्नेचर लगेंगे ऑन द सर्च वारंट। जो भी आपकी सर्च होगी वो एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट विटनेस जो लोकेलिटी के हैं उनके सामने ही होगी। सर अगर लोकेलिटी के कोई भी लोग अवेलेबल नहीं है तो आसपास वाली लोकेलिटी के लोग हम सर्च करेंगे। फिर सर जैसे ही आपकी सर्च शुरू होगी तो प्रॉपर ऑफिसर पहले खुद सारी, आपको क्या बोलते हैं उसको, ताक झाक करवाएगा। प्रॉपर ऑफिसर खुद बोलेगा देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। यार कल को ऐसा हो सकता है ना, प्रॉपर ऑफिसर खुद ही जेब में कुछ लाया हो और बोले कि देखो सर्च में हमने ये फाइंड आउट करा, तो प्रॉपर ऑफिसर पहले खुद अपनी चेकिंग कराएगा रजिस्टर्ड ऑफिसर को, रजिस्टर्ड पर्सन को, उसके बाद सर्च शुरू होगी। ठीक है, तो अपना पहले पर्सनल सर्च कराना पड़ेगा। उसके बाद सर्च के बाद एक पंचनामा महजार प्रिपेयर्ड होगा। पंचनामा महजार का मतलब कि भैया ये सारे गुड्स हम डिटेन कर रहे हैं या सीज कर रहे हैं, इसमें सारे के सारे गुड्स आ जाएंगे, उसको साइन करा जाएगा विटनेस, ओनर। एक और चीज, जैसे ही सर्च खत्म हो जाएगी तो जो आपका सर्च वारंट है उसको ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न करा जाएगा, और जो जो ऑफिसर ने सर्च वारंट में पार्टिसिपेट करा वो बैक ऑफ दी सर्च वारंट में लिखा जाएगा। फिर सर्च वारंट का एक पूरा रजिस्टर होता है कि कितने वारंट इशू करे, कितने वारंट रिटर्न हुए, और पंचनामा महाजार अलॉन्ग विद एनेक्सचर इसको भी रिटर्न करा जाएगा। ठीक है भाई, 5-6 पॉइंट ध्यान रख लेना जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएंगे। फिर सर सर्च वारंट में क्या क्या चीजें होगी, कौन सा वायलेशन करा है एक्ट में, कौन सा प्रीमाइसिस सर्च करना है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन ऑथराइज फॉर सर्च, कौन है वो बंदा जो सर्च कर रहा है, इशूइंग ऑफिसर का नेम अलॉन्ग विथ राउंड सील, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू, सीरियल नंबर ऑफ सर्च वारंट, और पीरियड ऑफ वैलिडिटी, 1 दिन 2 दिन, कितने टाइम तक ये सर्च चलेगा। फिर सेफगार्ड्स फॉर सर्च और सीजर। अब सुनो ध्यान से, सर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी ली जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर अगर गुड्स सीज हुए हैं और 6 महीने के अंदर अंदर नोटिस इशू नहीं हुआ तो आपको गुड्स रिटर्न कर दिए जाएंगे। ये 6 महीने को और 6 महीने बढ़ाए जा सकते हैं। पेरिशेबल हजार्डियस नेचर के केस में आपके गुड्स को इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और सीआरपीसी के प्रोसीजर्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट सेक्शन नंबर 68, ये सिंपल सी बात बोलता है कि आप कोई भी कन्वेंस का इंस्पेक्शन कर सकते हो। ये जनरली ई वे बिल की बात करता है कि सर अगर आपकी गाड़ी में कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपकी गाड़ी को इंस्पेक्ट करा जा सकता है, क्योंकि 50,000 से अगर वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल कैरी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ई वे बिल बताना पड़ेगा, बस इतना से आपको इसमें ध्यान रखना। सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट। अब अरेस्ट कब होगा, अब ये जनरली हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। ये सेक्शन 132 में ये 4 कारनामे कौन कौन से, गुड सर्विसेज सप्लाई करना विदाउट इनवॉइस, इनवॉइस बिल इशू करना विदाउट सप्लाई, आईटीसी अवेल करना यूजिंग अबव इनवॉइस, और कलेक्ट द टैक्स बट फेल्स टू पे द अबव। इसमें जो सबसे खतरनाक इनवॉइस है वो है ये वाला कि आप फेक इनवॉइस इशू कर रहे हो और सप्लाई नहीं कर रहे हो। सर अब यहां पे जेल होती है, जेल। अब जेल कहां होती है पहले तो वो समझो। ये 4 क्लॉजेस है, 132 1A B C और D, और 132 सबसेक्शन 2 बोलता है ये आपने क्लॉज को वापस से करना, रिपीट ऑफेंस एक बार करा। अरेस्ट आप तभी होगे जब टैक्स इवेजन 2 करोड़ से ज्यादा है, बट अगर आपने रिपीट ऑफेंस करा है तो ये 2 करोड़ की वैल्यू भी नहीं दिखनी। अब सबसे पहले 2 ऑफेंस होते हैं, एक होता है कॉग्निजिबल और एक होता है नॉन कॉग्निजिबल।
कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस जहां पे पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है विदाउट अ वारंट। पर नॉन कॉग्निजिबल मतलब कोई इतने ज्यादा सीरियस नहीं है, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को भैया वारंट चाहिए, वारंट के बिना कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होगी। अब सेक्शन 132 यही बोलता है कि इन केस अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी करी है तो जो भी आपके ऑफेंस होंगे वो कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल होंगे, मतलब उनकी बेल आपको नहीं मिलेगी और बेल सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपका कंसिडर करेगा। और जो दूसरे ऑफेंसेस हैं वो सब नॉन कॉग्निजिबल और बेलेबल कैटेगरी के। अब देखो पनिशमेंट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले वाले चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा, बट फिर भी चलो समझो। 132(1)(1) 5 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 years तक की जेल। 132(1)(2) 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ अप टू 3 years, और 1 करोड़ से ज्यादा अप टू 2 करोड़ अप टू 1 year, ये सारी आपको जेल है। ठीक है, अब क्या है ना, ये जो अरेस्ट वरेस्ट की बातें है ना, चलो मैं आपको सेक्शन 132 के दर्शन करा ही देता हूं। एक काम करेंगे, एक अलग से जो चैप्टर है वो डिमांड एंड रिकवरी वाला, उसमें मैं आपको ये अरेस्ट वाले प्रोविजन अच्छे से बता दूंगा। अभी इसको ऐसा समझो कि 5 करोड़ से ज़्यादा और जेल हो जाती है, और ये वाला जो केस है इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा आपको जेल हो जाती है। ठीक है, मैं फिर आपको अलग से बताऊंगा, अभी इसमें रहने दो, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 132(2) बात करता है सब्सिक्वेंट कन्वेंशन की। आपने रिपीट ऑफेंस करा है, इन केस अगर आपने ऑफेंस को वापस से कन्विक्ट करा है, बार बार ऑफेंस कर रहे हो, तो जो सेकंड और एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस है उसके लिए आपको इम्प्रिजमेंट हो जाएगी फॉर 5 years अलॉन्ग विथ फाइन। फिर सर सेफगार्ड फॉर अ पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट। भाई अगर आपको कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट करा है तो आपको राइटिंग में बताया जाएगा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, और मैजिस्ट्रेट के सामने बिफोर 24 hours आपको प्रेजेंट करा जाएगा। अगर आपको नॉन कॉग्निजिबल और बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट करा है तो उस केस में आपको बेल के ऊपर रिलीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सारे के सारे अरेस्ट आपके सीआरपीसी प्रोसीजर के हिसाब से ही होंगे। सर गाइडलाइन फॉर अरेस्ट, सबसे पहले ऑफेंस क्या करा है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, पर्सन्स को भागने से रोका जाए, फिर इसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड, कौन है की ऑपरेटर्स, फिर अगर दिख रहा है कि भैया टैक्स को इवेट करने का इंटेंशन है और मेंस रिया गिल्टी माइंड इज पैल्पेबल, सजा दो। फिर ये देखो कहीं एविडेंस के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं विटनेस को इंटिमिडेटेड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनको पैसे खिला के उनका जो गवाह है वो बदल तो नहीं रहे, फिर टैक्स की चोरी, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ी। फिर सर सेक्शन नंबर 70 पावर टू समन पर्सन टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। ये सिंपल है कि प्रॉपर ऑफिसर समन भेजेगा, बुलावा, और बुलावा जब आएगा तो आपको हर चीज सच सच बतानी, या तो आपसे एविडेंस मांगा जाएगा या तो आपको बोला जाएगा कि आप ये डॉक्यूमेंट दो क्योंकि हमको इंक्वायरी में लग रहा है। अब ये 1A नया आया है, 1A बोल रहा है कि यार या तो आप खुद अटेंड करो या आपका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करे, अटेंड तो करना पड़ेगा और आपको ट्रुथ सच बताना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स या आपका समन आपको दिया है और आपसे कोई इंक्वायरी हो रही है तो यू हैव टू स्पीक द ट्रुथ। ठीक है सर, अगर हम समन में नहीं जाते तो भैया देखो समन इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर आप समन में नहीं आते हो तो सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी उसके हिसाब से पेनल्टी लगाएंगे। अगर आप भाग रहे हो कि आपको समन का नोटिस ही नहीं आया तो सेक्शन 172 के हिसाब से आपको सजा दी जाएगी, झूठा एविडेंस दिया तो 193 ऑफ आईपीसी लग जाएगा, और अगर सीजीएससी एसजीएससी ऑफिसर के सामने नहीं आए तो जनरल 25,000 की पेनल्टी लग जाएगी अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है।
फिर सर समन के कुछ कुछ गाइडलाइन। भाई समन इज लास्ट रिजॉर्ट, पहले आप इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, आखिरी में समन इशू करना। समन टॉप मैनेजमेंट को कभी भी इशू नहीं करा जाता। समन का लैंग्वेज हार्श नहीं होना चाहिए और रिसीवर बेचारे को एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहिए, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। फिर सर अगर सुपरिटेंडेंट समन इशू कर रहे हैं तो इनको रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, उसकी रिटर्न परमिशन चाहिए। और इन केस रिटर्न परमिशन इज नॉट पॉसिबल तो ओरल टेलीफोन परमिशन लगेगी और फिर बाद में उसको आप राइटिंग में ले लेना। सर जो भी ऑफिसर समन इशू कर रहा है उसको राइटिंग में लिखना पड़ेगा कि भैया ये रिपोर्ट है, और सारा उसको रिकॉर्ड भी लिखना पड़ेगा। और सीईओ, सीएफओ, जनरल मैनेजर इनको जनरली समन इशू नहीं करेंगे, बट अगर शक है, लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, तो इनको भी समन इशू करा जाएगा। फिर सर व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व। समन तभी इशू करना है वेयर इट इज जस्टिफाइड, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं कि अगर इंक्वायरी करना है तो आप इंक्वायरी करो, अननेसेसरी क्लाइंट को परेशान मत करो, बार बार समन इशू मत करना, एक बार इशू करना। सर समन का जो टाइम है वो ढंग से रखना, ऐसे नहीं सुबह को 4 बजे आ जाओ, ऑफिस आवर्स के बीच में आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बस इतना ही है, और समन में नहीं आए तो 25,000 की पेनल्टी। सेक्शन 71 बात करता है कि सर बिजनेस प्रेमाइसेस को प्रॉपर ऑफिसर एक्सेस करेगा और ये चीजें आपसे मंगवा सकता है। क्या क्या मंगवा सकता है? जो भी रजिस्टर्ड पर्सन ने रिकॉर्ड मेंटेन करे हैं, ट्रायल बैलेंस, एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट या एनी अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड, ये सारी चीजें आपसे मंगवाई जा सकती है। और सेक्शन 72 बात करता है कि दूसरे ऑफिसर को ऑफिसर की मदद करनी पड़ेगी, जैसे पुलिस, रेलवे, कस्टम, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अधिकारी, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उनके अधिकारी, ऑल द विलेज ऑफिसर या एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर, इन सारे के सारे अधिकारियों को भी मदद करनी पड़ेगी जीएसटी ऑफिसर की। और इसी के साथ हमारा इंस्पेक्शन सर्च सीजर वाला चैप्टर भी खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।